नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके हिसाब से आज का हमारा ये पार्ट 6 है। तो आज के इस टॉपिक में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज का हमारा ये पार्ट 6 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये एक बोर्ड होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, गवर्नमेंट एनालिस्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। तो ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। तो टेक्निकल मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। और कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 18 मेंबर्स। तो ये 18 मेंबर्स से बना हुआ रहता है। टोटल यहाँ पर 18 मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं। तो 8 मेंबर्स जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुका है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि फार्मेसी फील्ड में काम कर चुके हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में लिया जाता है, डिफरेंट कमिटी में लिया जाता है। तो ये होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। देन नेक्स्ट है 5 मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड। तो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 मेंबर्स। और नेक्स्ट है 5 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड। तो 5 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 18 मेंबर्स से मिलके ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में देखेंगे। तो कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पर होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस। तो जो डायरेक्टर होते हैं जनरल ऑफ हेल्थ साइंस के, वो रिटायर होने के बाद एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं उन्हें भी एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके यहाँ पर लिया जाता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उनके डायरेक्टर को भी एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। तो कसौली में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर को भी यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह लिया जाता है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर को भी यहाँ पर एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पीसीआई के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें भी यहाँ पर एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर होते हैं
उन्हें भी एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। तो ये टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। देन नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। 2 person nominated by the central government from person who are in charge of drug control in state। तो ड्रग कंट्रोल के जो इंचार्ज होते हैं स्टेट के, उनमें से 2 पर्सन जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे 2 पर्सन को नॉमिनेट करता है। देन नेक्स्ट है 1 person फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक पर्सन ऐसा होता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से लिया जाता है और नॉमिनेट कौन करता है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करती है। देन नेक्स्ट है 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। 2 पर्सन जो कि ड्रग कंट्रोल के इंचार्ज होते हैं स्टेट के, 1 पर्सन जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होता है और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इस तरीके से टोटल 5 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन नेक्स्ट होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। A teacher in pharmacy, pharmaceutical chemistry or pharmacognosy on the top of Indian University or an affiliated college elected by the Executive Committee of Pharmacy Council of India। तो एक टीचर होता है जो कि कौन इलेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है पीसीआई की, वो एक टीचर को यहाँ पर इलेक्ट करती है और एज ए इलेक्टेड मेंबर करके सिलेक्ट करती है। तो वो टीचर हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी में से होना चाहिए। हमारे जो इंडिया में यूनिवर्सिटी है, इंडिया में जो कॉलेजेस है, वहां से वो टीचर होना चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं कुछ, उन सब्जेक्ट में वो टीचर होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्माकोग्नोसी। तो ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट वो पढ़ाते रहना चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे पर्सन को इलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है अ टीचर इन मेडिसिन ऑन द टॉप ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। तो यहाँ पर भी एक टीचर है जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ही यहाँ पर उनको इलेक्ट करती है, एज ए इलेक्टेड मेंबर करके सिलेक्ट करती है। तो ये टीचर जो है ये मेडिसिन, ये सब्जेक्ट पढ़ाते रहना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अप्रूव कॉलेज में। तो ऐसे टीचर को एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई इलेक्ट करती है। देन नेक्स्ट है 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट होता है जिसको कौन इलेक्ट करता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गवर्निंग बॉडी होती है वो ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट करती है। देन नेक्स्ट है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एजुकेशन। एक पर्सन ऐसा होता है जो कि सेंट्रल मेडिकल एजुकेशन की काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट की काउंसिल के थ्रू एक पर्सन इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं और एज अ इलेक्टेड मेंबर्स करके ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में सिलेक्ट किए जाते हैं। ये तो हो गए कंपोजिशन, हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ डीटैप। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड्स फॉर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो जो ड्रग्स होते हैं या फिर कॉस्मेटिक होते हैं उनकी क्वालिटी और वो सेफ होने चाहिए, उनकी क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इसको चेक करना, रेगुलेट करना, ये एक फंक्शन होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। देन नेक्स्ट है रेगुलेट मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो कोई नया ड्रग लॉन्च हुआ है तो ऐसे ड्रग की मार्केटिंग करना, उसकी मार्केटिंग को रेगुलेट करना, ये एक फंक्शन होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। देन नेक्स्ट है पब्लिश एंड अपडेट इंडियन फार्माकोपोइया। तो इंडियन फार्माकोपोइया मतलब हमारे इंडिया की ये एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें हमारे इंडिया में जितने भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं उनकी लिस्ट दी गई है, उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन वहां पर दी गई है। तो ऐसी ऑफिशियल बुक को
पब्लिश करना और अपडेट करने का काम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड करती है। देन नेक्स्ट है गाइड ऑन टेक्निकल मैटर्स। तो ड्रग से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड या फिर फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, उनके ऊपर गाइड करना, ये भी एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन होता है। देन नेक्स्ट है स्क्रीनिंग द ड्रग फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो हमारे इंडिया के मार्केट में जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, जितने भी ड्रग अवेलेबल है, उनको स्क्रीन करना, उनको देखना, ये एक हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के हमने यहाँ पर फंक्शंस देख लिए। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। तो ये जो, इसको हम शॉर्ट में CDL भी बोल सकते हैं। तो ये जो CDL है, ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो CDL है, ये किसने इस्टेब्लिश की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाई है। देन नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के यहाँ पर हम कुछ फंक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है टू टेस्ट द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक सेंड बाय कोर्ट। तो अगर किसी कोर्ट ने सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में किसी ड्रग या कॉस्मेटिक का सैंपल भेजा है, तो उसको टेस्ट करना, ये फंक्शन होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। देन नेक्स्ट है टू कैरी आउट अदर ड्यूटीज इंटरेस्टेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ड्यूटी देता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को, तो उसको कैरी करना, उसको पूरा करना, ये भी एक फंक्शन होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। देन नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ लैब्स दी गई है और वहां पर टेस्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली लैब है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। तो कसौली में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर कौन से प्रोडक्ट की टेस्ट की जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेरा वैक्सीन टॉक्सिन्स एंटीटॉक्सिन। तो ये प्रोडक्ट ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन से प्रोडक्ट टेस्ट किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेरा वैक्सीन टॉक्सिन फॉर वेटरनरी यूज। वेटरनरी यूज मतलब जो कि एनिमल्स के लिए यूज किए जाने वाले सेरा वैक्सीन टॉक्सिन होते हैं, उनकी टेस्ट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में की जाती है। देन नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट लैब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लैब में क्या टेस्ट किया जाता है? सेंटर फॉर एड्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लैब जो है, ये एड्स के लिए सेंटर होते हैं। एड्स के जितने भी सैंपल उनके पास जाते हैं, वो वहां पर टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है होम्योपैथिक फार्माकोपोइयल लैब गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में जो होम्योपैथिक फार्माकोपोइयल लैब है, वहां पर ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ लैब्स होती है और यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स देख लिए जो कि उनमें टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम शॉर्ट में DCC भी बोलते हैं। तो The central government constitute an advisory committee called the Drug Consultative Committee। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, एक एडवाइजरी कमिटी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। तो एडवाइजरी कमिटी मतलब एडवाइस देने के लिए ये कमिटी बनाई गई है। किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमिटी बनाई, जिसको हम बोलते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DCC। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया है, वो हम देखेंगे। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी में होते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में से, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में से एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होता है। जितने भी स्टेट हमारे इंडिया में है, उनमें से हर एक स्टेट में से उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी में होता है। देन नेक्स्ट है
ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी शॉल मीट व्हेन दे रिक्वायर्ड। तो ड्रग कंसल्टेटिव तब मिलती है जब उनको जरूरत पड़ती है, जब उनको लगता है कि अभी मीटिंग लेने की जरूरत है, तब तक ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी मिलती है। देन नेक्स्ट है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी अगर कोई प्रोसीजर्स बताती है, कुछ एडवाइस देती है, तो उनके पास ये पावर भी होती है कि वो उनके ओन प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सके। तो ये एक कमिटी होती है जिनके पास उनके खुद की प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की पावर होती है, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी होती है, जो कि एक एडवाइजरी कमिटी है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33F। तो सेक्शन 33F के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करती है, ऐसे पर्सन को हम गवर्नमेंट एनालिस्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट ये एक पर्सन होता है जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्शन 33F के अंडर। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंटमेंट करने से पहले उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। A graduate in medicine, science, pharmacy, pharmaceutical chemistry of recognized university and have 5 years postgraduate experience in testing of drug in a laboratory under the control of first government analyst, second head of approved institute। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिस भी पर्सन ने गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो उस जन के पास इन सब्जेक्ट में से किसी एक की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये डिग्री होनी चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड 5 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन अ लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो उसको 5 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबोरेटरी में ड्रग टेस्ट करने का, अंडर द कंट्रोल ऑफ मतलब किसके कंट्रोल में। फर्स्ट दिया गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंदर ड्रग टेस्ट करने का 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में उसके पास एक मेडिसिन या फिर साइंस या फिर फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या फिर हेड ऑफ अप्रूव इंस्टीट्यूट। तो जिस भी इंस्टीट्यूट ने उसने पढ़ाई की है, जिस भी इंस्टीट्यूट के लैब में उसने ड्रग को टेस्ट किया है, उस इंस्टीट्यूट के जो हेड है उनके अंडर उसको 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन दिया गया है, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मेडिसिन की, साइंस की, फार्मेसी की या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, एक उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर ग्रेजुएट होना चाहिए, वो मास्टर्स होना चाहिए ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए विथ एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन अ लेबोरेटरी। तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्रग टेस्ट करने का, अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो किसके कंट्रोल में, किसके अंडर में, फर्स्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर ड्रग टेस्ट करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हेड ऑफ अप्रूव इंस्टीट्यूट। तो जिस भी इंस्टीट्यूट के लैब में उन्होंने ड्रग टेस्ट किया है उस इंस्टीट्यूट के हेड के अंडर 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटीज क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टेस्ट द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक सेंट हिम बाय इंस्पेक्टर्स। तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास ड्रग या फिर कॉस्मेटिक के सैंपल भेजते हैं, तो उन सैंपल को टेस्ट करना ये एक गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट होते हैं फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो सैंपल
टेस्ट किया है गवर्नमेंट एनालिस्ट ने, उसके जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सेंड करना, उसको फॉरवर्ड करना, ये भी एक गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर। तो ये जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है तो इसकी क्या प्रोसीजर होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। On receipt of package of sample of inspector, the government analyst compared the seal on the package and notes its condition। तो इंस्पेक्टर सैंपल भेजने से पहले गवर्नमेंट एनालिस्ट को एक रिसीप भेजेगा। देन जब इंस्पेक्टर उसके पास सैंपल भेजेगा, जब गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास सैंपल पहुंच जाएगा तो गवर्नमेंट एनालिस्ट वो रिसीप के ऊपर का और पैकेज के ऊपर का जो सील है, जहाँ वहां पर जो सील, वहां पर जो मार्क किया है, उसको कंपेयर करेगा और उस पैकेज की कंडीशन नोट करेगा कि वो किस कंडीशन में उसके पास आया है। देन नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट्स आर सेंड टू द इन्वेस्टिगेटर। तो जब गवर्नमेंट एनालिस्ट टेस्ट कंप्लीट कर लेगा, देन उसके बाद रिपोर्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटर के पास भेज देगा। जो भी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर के पास वो टेस्ट की रिपोर्ट भेज देगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट इन फॉर्म 1। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को फॉर्म 1 में वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है। गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास कोई भी सैंपल आता है तो उसको पहले सील सेम है कि नहीं, कि डिफरेंट सील है रिसिप्ट पे और पैकेज पे, वो देखना पड़ता है। देन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटर के पास भेजना पड़ता है। और किसमें? फॉर्म 1 में। फॉर्म 1 में वो रिपोर्ट भेजनी पड़ती है इन्वेस्टिगेटर के पास। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है। देन नेक्स्ट है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है? Licensing authority responsible for grant and renewal of any application for license of the manufacturing, sale, distribution, import of any drug or cosmetic। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर किसी ने लाइसेंस के लिए कोई एप्लीकेशन दिया है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, रिन्यूअल के लिए या फिर लाइसेंस के लिए उसको ग्रांट करने के लिए किसी ने अप्लाई किया है, तो उनको लाइसेंस देने के लिए या फिर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस देती है या फिर लाइसेंस को रिन्यू करके देती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। तो अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए होगा या फिर सेल का लाइसेंस चाहिए होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस चाहिए होगा या फिर इंपोर्ट करने का लाइसेंस चाहिए होगा किसी भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक को, तो ये सारे लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट करती है, देती है और रिन्यू करके भी देती है अगर किसी ने अप्लाई किया है तो ये होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का क्वालिफिकेशन क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वालिफिकेशन, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जो पर्सन काम करता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ही शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो पर्सन है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन में, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। वो ग्रेजुएट तो होना चाहिए, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की या फिर मेडिसिन की, साथ में उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से, तभी वो एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी में
तभी वो एज अ मेंबर करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी में काम कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही हैज एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो उस पर्सन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग। तो किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्ट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल के लिए, मतलब कम से कम 5 साल तक का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्ट करने के लिए, तभी उसको एज अ मेंबर करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी में लिया जा सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। देन नेक्स्ट हमारी अथॉरिटी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है, ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है ये ड्रग इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को रेगुलेट करती है, उनको अपॉइंट करती है। उनको अपॉइंट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। देन इनका अगर एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के मेंबर करके अगर किसी को काम करना है तो उसके लिए उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन इज सेम एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन हमें दिया गया है ये सेम क्वालिफिकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी के मेंबर का भी होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में अगर किसी को मेंबर करके काम करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन यही सेम होगा, मतलब वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन में विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से, और को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ड्रग को टेस्ट करने का या फिर मैन्युफैक्चर करने का। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का और कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। देन नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर को हम शॉर्ट में बोलते हैं DI। तो ड्रग इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। He should be a person without any financial interest in import, manufacturing, sale of drug or cosmetic। तो अगर किसी ड्रग और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या फिर सेल हो रही हो तो उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे पर्सन को यहाँ पर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन। अगर किसी को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। Person must have degree in pharmacy, pharmaceutical chemistry, medicine with specialization in clinical pharmacology और microbiology from recognized university। तो ऐसे पर्सन को जिसको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है उसको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली हुई होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में, फार्मेसी की उसके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की होनी चाहिए या फिर मेडिसिन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और साथ में उसके पास डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में उसको नॉलेज भी होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का और माइक्रोबायोलॉजी का एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तभी वो क्वालिफाइड समझा जाएगा। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस इन शेड्यूल C ड्रग इंस्पेक्टर मस्ट हैव। अगर ड्रग इंस्पेक्टर को शेड्यूल C के सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग का इंस्पेक्शन करना है, मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है जहां पर शेड्यूल C के ड्रग, शेड्यूल C में कौन से ड्रग होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट दी रहती है जो कि पैरेंटरली यूज किए जाते हैं। तो ऐसे ड्रग अगर कोई कंपनी बनाती है तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रीमाइसेस है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रीमाइसेस है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करना हो तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C। तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास
18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी का एक तो भी सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 18 मंथ का ड्रग इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी का कोई भी एक सब्सटेंस टेस्टिंग करने का एक्सपीरियंस कितने समय का, 18 मंथ का। 18 मंथ का कोई भी एक सब्सटेंस टेस्ट करने का एक्सपीरियंस ड्रग इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए, या फिर gain experience not less than 3 years inspection of manufacture of any substance of schedule C during service as a DI। तो जब वो ड्रग इंस्पेक्टर करके सर्विस कर रहा हो तो उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया हो, 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी का अगर कोई सब्सटेंस है जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका इंस्पेक्शन किया है, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन करने का, कितने साल का, 3 साल का। 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा एक्सपीरियंस उसके पास है, किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर के पास इस तरीके से एक्सपीरियंस है, तभी वो शेड्यूल सी के ड्रग की जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट है पावर्स ऑफ डीआई। तो ड्रग इंस्पेक्टर की यहाँ पर कुछ हमें पावर्स दी गई है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली पावर है इंस्पेक्ट। तो ड्रग इंस्पेक्टर बोला तो सबसे पहले हमें यही याद आता है कि इंस्पेक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है। तो इंस्पेक्ट मतलब यही इंस्पेक्शन, एनी प्रीमाइसेस वेयर ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो कोई ऐसा प्रीमाइसेस है जहां पर ड्रग या फिर कॉस्मेटिक बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऐसे प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना ये ड्रग इंस्पेक्टर के पास एक पावर होती है। देन नेक्स्ट है एनी प्रीमाइसेस वेयर इन ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग सोल्ड। तो कोई ऐसा प्रीमाइसेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रग या फिर कोई कॉस्मेटिक बेचा जा रहा हो, सोल्ड किया जा रहा हो, तो ऐसे प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन करने की पावर ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती है। देन नेक्स्ट है टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। तो किसी भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक का सैंपल ले सकता है विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कोई ड्रग या फिर कॉस्मेटिक है जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर सेल हो रहा हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो ऐसे ड्रग का या फिर कॉस्मेटिक का सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर ले सकता है। या फिर टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक फ्रॉम एनी पर्सन डिलीवरिंग और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिलीवर कर रहा है कोई भी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, डिलीवर की मतलब डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है कोई भी ड्रग और कॉस्मेटिक, तो ऐसे पर्सन से ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल ले सकता है, ये उसके पास पावर होती है। देन नेक्स्ट है सर्च एंड एंटर एट एनी प्लेस वेयर he has reason to believe that any offense is being committed। तो वो सर्च कर सकता है और एंटर कर सकता है कोई भी प्लेस, किसी भी प्लेस को सर्च कर सकता है और किसी भी प्लेस में जा सकता है जहां पर उसको लगता है, उसको रीजन टू बिलीव मतलब उसको शक है, उसको लगता है कि वहां पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, तो ऐसे प्लेस को वो सर्च कर सकता है और वहां पर एंटर हो सकता है, वहां पर जा सकता है। ये उसके पास पावर होती है, ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होती है। देन नेक्स्ट है स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल विच ही हैज रीजन टू बिलीव यूज फॉर कैरिंग एनी ड्रग ऑफ विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी व्हीकल को, किसी भी गाड़ी हो या फिर कार हो, तो उसको रोक सकता है या फिर उसको सर्च कर सकता है जहां पर उसको लगता है, उसको ऐसा शक है कि उस कार में से या फिर उस स्पेसिफिक व्हीकल में से कोई ऐसा ड्रग कैरी किया जा रहा है, मतलब इलीगली कोई ड्रग कैरी किया जा रहा है जो कि रूल के अगेंस्ट है, तो ऐसे व्हीकल को वो रोक सकता है और सर्च भी कर सकता है। देन नेक्स्ट है
एनी रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ड्रग और कॉस्मेटिक। तो ड्रग या फिर कॉस्मेटिक के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर है या फिर डॉक्यूमेंट है, उनको एग्जामाइन कर सकता है। तो ये सारी पावर्स जो है ये ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती है। देन नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर हम ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है उसके बारे में देखेंगे। इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो अगर किसी ड्रग और कॉस्मेटिक का सेल हो रहा हो तो उसके रिलेशन में ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। To inspect at least once a year all establishments licensed for sale of drug in the area assigned to him। तो जितना भी एरिया उस ड्रग इंस्पेक्टर के पास दिया है, उस ड्रग इंस्पेक्टर के पास अंडर आता है, जितना भी एरिया, उस एरिया में जितने भी ड्रग के सेल हो रहे हो, जितने भी प्लेसेस है, लाइसेंस प्लेस है, उनको इंस्पेक्ट करना साल में से एक बार। मतलब एक साल में एटलीस्ट एक बार तो भी ऐसे प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना ये ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट। तो कोई अगर ड्रग इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट आई है तो उस कंप्लेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना ये ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। देन नेक्स्ट है मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल द इंस्पेक्शंस। मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल द इंस्पेक्शंस। तो जितने भी इंस्पेक्शन उस ड्रग इंस्पेक्टर ने किए हैं तो उनके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना ये ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट है मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन रिगार्डिंग सेल ऑफ ड्रग। तो जितने भी सेल होते हैं ड्रग के, उनके रिगार्डिंग इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, ये भी एक ड्यूटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो ये तो हो गई सेल के रिलेशन में। देन नेक्स्ट है इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। तो किसी ड्रग या फिर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो उसके रिलेशन में ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। इंस्पेक्ट एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑल प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन द एरिया असाइंड टू हिम। तो जितना एरिया उस ड्रग इंस्पेक्टर के पास आता है, जितना एरिया उस ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर है, उस एरिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, उनको उनका जो प्रीमाइसेस है उसको एटलीस्ट साल में से एक बार इंस्पेक्ट करना ये ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है मैन्युफैक्चर के रिलेशन में। देन नेक्स्ट है टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1। तो शेड्यूल सी या फिर C1 के मेडिसिन जहाँ पे भी बन रहे हैं, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ऐसे प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना ये भी एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट है सेंड अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन टू द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। जो कंट्रोलिंग ऑथोरिटी होती है, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी के बारे में हमने पढ़ा। कंट्रोलिंग ऑथोरिटी जो होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है उनके अंडर। तो ये जो डिटेल रिपोर्ट होती है इंस्पेक्शन की, ड्रग इंस्पेक्टर जितने भी इंस्पेक्शंस करता है तो उनके ऊपर डिटेल रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को कंट्रोलिंग ऑथोरिटी को सेंड करने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। देन नेक्स्ट है टेक अ सैंपल ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड ऑन प्रीमाइसेस एंड सेंड फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। तो अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा हो तो वहां से सैंपल लेना और वो टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेजना, ये भी एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। देन नेक्स्ट है चेक ऑल द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो अगर कोई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए। तो ड्रग इंस्पेक्टर ने सारे रिकॉर्ड ड्रग इंस्पेक्टर वो सारे रिकॉर्ड चेक कर सकता है, जितने भी उनके रिकॉर्ड है, रजिस्टर है जो कि मेंटेन करना जरूरी होते हैं, उनको चेक करने की ड्यूटी भी ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। तो इस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर की कुछ ड्यूटीज होती है जो हमने यहाँ पर देख ली है। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर्स।
तो इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्शन करने की प्रोसीजर क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंस्पेक्टर जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी इंस्पेक्शन करने की प्रोसीजर क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एन इंस्पेक्टर टेकिंग एनी सैंपल मस्ट पे इट्स फेयर प्राइस। तो कोई सैंपल अगर इंस्पेक्टर ले रहा है, उसको शक है कि इस सैंपल में कुछ मिलावट है या फिर ये सैंपल खराब है, ऐसा कुछ उसको शक है, तो वो वहां से सैंपल ले सकता है, पर उसकी फेयर प्राइस पे करके। मतलब जिस कॉस्ट में वो फार्मासिस्ट या फिर वो मैन्युफैक्चरर दूसरों को मेडिसिन बेचता है, उसी कॉस्ट में ड्रग इंस्पेक्टर को वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी भी फार्मासिस्ट से। When inspector sees any stock, he should issue the receipt for the same in prescribed form number 16। तो अगर कोई इंस्पेक्टर किसी स्टॉक को सीज करता है तो जो फॉर्म नंबर 16 में प्रिस्क्राइब की गई रिसीव है वो उसको इश्यू करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। He should inform the concerned person the purpose of taking sample in form 17। Then स्टॉक सीज करने के बाद या फिर कोई सैंपल लेने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को किसी कंसर्न पर्सन को, कोई ऐसा पर्सन जिस पर वो भरोसा कर सकता है, उसको पर्पोज बताना पड़ेगा। मतलब उसने किस चीज के लिए वो सैंपल लिया है या फिर किस चीज के लिए वो स्टॉक सीज किया है, उसका पर्पस क्या है, वो उस कंसर्न पर्सन को फॉर्म नंबर 17 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है डिवाइड द सैंपल इन 4 पार्ट्स इन हिज प्रेजेंस। ड्रग इंस्पेक्टर ने जो सैंपल लिया है उसको 4 पार्ट करने पड़ेंगे इन हिज प्रेजेंस। मतलब जो कंसर्न पर्सन है उसके प्रेजेंस में उस सैंपल के 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ईच पोर्शन इज सील एंड सुटेबली मार्क। जितने भी पोर्शन, जितने भी पार्ट्स उसने बनाए हैं ड्रग इंस्पेक्टर में, जो 4 पार्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली सील करना और उसको सुटेबली मार्क करना, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। द पर्सन फ्रॉम हुम सैंपल इज टेकन मस्ट अलाउ टू एड हिज मार्क ऑफ सील ऑन द पैकेट। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर ने जिस भी पर्सन से सैंपल लिया है उस पर्सन को उसका एक मार्क वहां पर सील पर, पैकेट पर ऐड करने के लिए बोलता है। उसका एक मार्क जो है वो वहां पर पैकेट पर ऐड करने के लिए बोलता है। 1 पोर्शन ऑफ सैंपल रिस्टोर टू द पर्सन। तो एक जो पोर्शन होता है, हमने 4 पार्ट्स बनाए सैंपल के, उसमें से एक जो पोर्शन होता है वो पर्सन के पास ही रहता है। मतलब जिस पर्सन से उन्होंने वो सैंपल लिया है उसी पर्सन के पास एक सैंपल रहता है। सेकेंड पार्ट सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो दूसरा पार्ट होता है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजा जाता है टेस्ट के लिए। थर्ड इज प्रिजर्व फॉर प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट। तो एक जो पार्ट होता है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है कोर्ट में, उस समय के लिए उस पोर्शन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। फोर्थ इज सेंड टू द वारंटर इफ एनी। और एक जो चौथा पार्ट होता है वो वारंटर के पास, जो वारंटी देने वाला पर्सन है उसके पास भेजा जाता है, अगर कोई वारंटर होता है तो इस तरीके से चारों पार्ट्स जो है वो अलग अलग भेजे जाते हैं। Inspector send sample to government analyst by post or by hand in a seal pocket enclosed together with memorandum in form 18। तो जो इंस्पेक्टर है वो सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज देता है पोस्ट से या फिर हैंड से एक सील पैकेट में, और वो मेमोरेंडम के साथ फॉर्म 18 में एनक्लोज रहता है। तो मेमोरेंडम मतलब ये एक फॉर्म होता है जहां पर ये जो सैंपल ये क्यों भेजा गया है उसकी सारी डिटेल वहां पर लिखी हुई होती है। तो फॉर्म 18 में मेमोरेंडम के साथ वो सील पैकेट एनक्लोज करके पोस्ट से या फिर हैंड से गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजा जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, इफ द ड्रग इज नॉट of standard quality then it should be reported to the court accordingly। तो अगर जो ड्रग का सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर ने भेजा है टेस्ट के लिए तो रिपोर्ट में ऐसा आया कि वो जो ड्रग का सैंपल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, मतलब जो वो ड्रग है वो खराब क्वालिटी का है, तो उस कंडीशन में
कोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है, कोर्ट में बताया जाता है, एंड कोर्ट में ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर। तो फिर जब कोर्ट में बता देने के बाद कोर्ट ऑर्डर देता है उस ड्रग को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर देते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उस ड्रग को नहीं बनाना ऐसा आदेश दिया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर के सुपरविजन के अंडर उसको टोटली डिस्ट्रॉय करने का आदेश कोर्ट देता है अगर वो खराब क्वालिटी का ड्रग रहा तो। If drug is of standard quality, inspector may report court accordingly and court may order sale of drug। अगर वो सैंपल जो ड्रग इंस्पेक्टर ने भेजा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला, अच्छी क्वालिटी का निकला, तो इंस्पेक्टर उस तरीके से फिर कोर्ट में बताता है, कोर्ट में रिपोर्ट करता है, एंड कोर्ट में ऑर्डर सेल ऑफ ड्रग, और कोर्ट ऑर्डर देती है कि उस ड्रग की सेल फिर से स्टार्ट की जाए। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है। किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर को अगर शक हो जाए कि जो भी ड्रग है या फिर कोई कॉस्मेटिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो इलीगली हो रही है, या फिर जो ड्रग है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो वो डायरेक्ट सैंपल लेके उस स्टॉक को सीज करके सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज देते हैं, और गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट, उसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर के पास भेज देता है, और ड्रग इंस्पेक्टर उसके अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट को बताता है कि ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है करके। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वो सोचते हैं कि उस ड्रग को बेचना है या नहीं बेचना है। अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है तो उसकी सेल स्टार्ट कर दी जाती है, अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो उस ड्रग की सेल बंद कर दी जाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दिया जाता है। Any drug registered document seized by the inspector should be returned to the person within the period of 20 days। तो ड्रग इंस्पेक्टर ने जितने भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट सीज किए हैं वो सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट ड्रग इंस्पेक्टर को रिटर्न करने पड़ते हैं। जिस उनके स्टॉक को या फिर जिस भी मैन्युफैक्चरर की कंपनी को ड्रग इंस्पेक्टर ने सील किया है उनके सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट 20 दिन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर को वापस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होती है ड्रग इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन करने की। तो यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।